हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो गाइस, वैसे तो ये क्लास सभी टेट एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ख़ास तौर से जो एमपी टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा चयन परीक्षा जो है होने वाली है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो फोर्स से रिलेटेड मैं लेकर आई हूँ प्रश्न, उन प्रश्नों को यहाँ पर मैं कवर कराऊंगी। और ये प्रश्न लगभग होंगे 30, और इसका अगला पार्ट भी मैं लेके आऊँगी कल। तो क्लास के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से बल का प्रकार नहीं है। निम्नांकित में से बल का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, पेशीय, चुंबकीय, विद्युत और प्रकाश। तो पेशीय बल भी होता है, चुंबकीय बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है। तो प्रकाश जो है वो बल का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। पाउंड, डाइन, जूल और न्यूटन। तो इसमें से जो बल का मात्रक नहीं है वो है जूल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल और घर्षण बल। जो दूरी पर कार्य नहीं करता है वो बल नहीं होता है, घर्षण बल। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उस पर उसकी गति का विरोध करने वाला बल लगता है, यह बल कहलाता है। ऑप्शन है चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल और पेशीय बल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है तब उसकी गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से जिस घटना में पेशीय बल कार्य करता है वह है। जिस घटना में पेशीय बल कार्य करता है वह है। ऑप्शन है पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, बैल द्वारा बैलगाड़ी खींचना, चुंबक पर लोहे की कील चिपकना और सूखे बालों में कंघे को रगड़कर कंघे से कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। तो देखिए, पेशीय बल किसमें लग रहा है? बैल द्वारा बैलगाड़ी खींचना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल बराबर होता है किसके बराबर? वस्तु के आयतन के, वस्तु के द्रव्यमान के, वस्तु की आकृति के या वस्तु के भार के। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, जब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर जो बल लगता है वो किसके बराबर होता है? वस्तु के भार के बराबर। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति खुरदरी सतह पर चलता है तो सतह द्वारा आरोपित घर्षण बल है। व्यक्ति की गति की दिशा में होता है, व्यक्ति की गति की दिशा से विपरीत होता है, व्यक्ति की गति की दिशा के लंबवत होता है और व्यक्ति की गति की दिशा के लंबवत नीचे की ओर होता है। तो इसमें व्यक्ति जब खुरदरी सतह पर चलता है तो आरोपित घर्षण बल ये कैसा होता है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति की गति की विपरीत दिशा में। अगर ये विपरीत दिशा में नहीं होगा तो हम चलते हुए आगे नहीं बढ़ पाते। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य है। असत्य ऑप्शन चुनना है। स्थिर विद्युत आवेश ऐसे आवेश होते हैं जो गतिमान होते हैं। वस्तु का भार द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गुरुत्व बल के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान हैं। अगला है, द्रव्यमान और भार अलग अलग राशियां हैं। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कि स्थिर विद्युत आवेश ऐसे आवेश होते हैं जो गतिमान होते हैं। ये असत्य ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन है कौन से? ऑप्शन है 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। संवेग एक सदिश राशि है, ये भी सही है।
बल हमेशा संरक्षित रहता है, बाह्य की अनुपस्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। तो इसमें असत्य कथन ये है कि बल हमेशा संरक्षित रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह से यदि एक चट्टान का टुकड़ा लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान नियत रहेगा। दोनों भार व द्रव्यमान बदल जाएंगे, इसका द्रव्यमान व भार अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखिए, जब चंद्रमा की सतह से यदि एक चट्टान का टुकड़ा लाया जाता है तो क्या होगा उसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका भार बदल जाएगा और नियत द्रव्यमान नियत ही रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक लंबी छलांग छलांग लगाने से पहले, एक मिनट इसको हम फिर से दोहराएंगे, एक लंबी छलांग लगाने वाला छलांग लगाने से पहले दौड़कर आता है क्योंकि ऑप्शन है वह लंबी दूरी तय करता है, वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, दौड़ने से उसे ऊर्जा मिलती है, वह संवेग बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह संवेग को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल अन्य बलों से अधिक है, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्प्रिंग का विस्तरण। ठीक है, तो कौन सा बल अन्य बलों से अलग है, तो ये हो जाएगा स्प्रिंग का बल। जब स्प्रिंग का विस्तरण, स्प्रिंग को खींचते हैं फिर वो वापस अपनी पुनः स्थिति में आ जाती है। अगला प्रश्न है, एक पिंड को संतुलित बलों के प्रभाव में कहा जाता है जब पिंड पर कार्यरत परिणामी बल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारे, इकाई होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, उक्त कोई नहीं। तो जब एक पिंड को संतुलित बलों के प्रभाव में लाया जाता है या कहा जाता है, जब पिंड पर कार्यरत परिणामी बल क्या होगा, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण नहीं होता, जड़त्व अधिक होता है, जड़त्व अनुपस्थित होता है, घर्षण अधिक होता है। तो बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि जड़त्व अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक नहीं है, अपेक्षित घनत्व, घनत्व, दाब या प्रणोद। तो जो भौतिक राशि का मात्रक नहीं है वो है अपेक्षित घनत्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाब को नहीं मापा जा सकता, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में, बोर में, पास्कल में या किलोग्राम भार में। तो दाब का जो माप नहीं है वो है किलोग्राम भार में, नहीं नापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ के लंबवत आरोपित बल को कहते हैं दाब, प्रणोद, संवेग, उक्त कोई नहीं। तो जब पृष्ठ के लंबवत कोई बल लगाया जाता है तो वो कौन सा बल कहलाता है, प्रणोद बल, प्रणोद बल। अगला प्रश्न है, पास्कल मात्रक है किसका, दाब का, प्रणोद का, उत्प्लावक बल का या इनमें से कोई नहीं। तो पास्कल जो है वो दाब का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है पारे के स्तंभ का 76 सेंटीमीटर, पारे के स्तंभ का 7.6 सेंटीमीटर, पारे के स्तंभ का 0.76 सेंटीमीटर और जल के स्तंभ का 76 सेंटीमीटर। तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो होता है पारे के स्तंभ का 76 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक मिलीबार किसके तुल्य है, एक मिलीबार किसके तुल्य है। ऑप्शन है 100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या 1/100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के तुल्य है एक मिलीबार, एक मिलीबार। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब में निम्न में से किससे नापा जाता है,
डॉक्टर का तापमापी से, चाल मापी या स्पीडोमीटर से, पारद बैरोमीटर से, या फिर कोई नहीं। तो ये पारद बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। अगला प्रश्न है, पारद दाब मापी की खोज किसने की थी? सेल्सियस ने, फ़ारेनहाइट ने, टॉरिसेली ने या बर्नौली ने? तो पारद दाब मापी के खोजकर्ता थे टॉरिसेली। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब है, इसका 1 मिनट ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर, और ये 10⁻³ प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और चौथा ऑप्शन है 10⁻⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि जो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 10⁵ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, घनत्व के एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक का अनुपात होता है कितना? 1000, 100, 1/100 या 1/1000? अनुपात बताना है। तो इसका घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो सीजीएस मात्रक में कितना होगा, ये हमें बताना है। तो ये होता है 10⁻3, ठीक है, या 1000। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है? कार इंजन, जेट इंजन, हवाई जहाज का इंजन, या इन इंजनों में से कोई भी नहीं। जब इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है, इनमें से वह कौन सा इंजन है, ये बताना है। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, आप बताइए इसका दूसरे नंबर का, यानी कि जेट इंजन, जो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है, जेट इंजन। अगला प्रश्न है, जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, या फिर केवल गतिशील वस्तुओं में होता है? तो जड़त्व का गुण जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु की त्वरित गति होती है तो, जब किसी वस्तु की त्वरित गति होती है तो उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, वह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, या फिर उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, जब किसी वस्तु की त्वरित गति होती है तो उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है। किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है, 28वां प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का संवेग बताना है। ऑप्शन है द्रव्यमान गुणे त्वरण द्वारा, द्रव्यमान गुणा समय द्वारा, द्रव्यमान गुणा वेग द्वारा, या द्रव्यमान गुणा बल द्वारा। तो संवेग किसके द्वारा मापा जाता है? द्रव्यमान गुणा वेग के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है 29वां, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। ऑप्शन है, किसी गतिशील पिंड का यदि वेग आधा कर देंगे तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? आधा, या दुगना, या चौगुना, या चौथाई? तो इसका हो जाएगा आधा, ठीक है। संवेग आधा करने पर उसका वेग आधा करने पर संवेग भी आधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आखिरी, किसी संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है बल के व्युत्क्रमानुपाती, बल के अनुक्रमानुपाती, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है? तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है बल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। क्या हो जाएगा? बल के अनुक्रमानुपाती। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।
मिलते हैं अगली क्लास के साथ, और इसका हम सेकंड पार्ट भी ज़रूर कराएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फोर्स टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो भी हम आप लोगों को कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।